नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान सिविल सर्विसेज टेस्ट सीरीज। क्वेश्चन पॉलिटी के क्वेश्चन देखेंगे आज। राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था अगर है तो राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। दूसरा है, विधानसभा के दोनों पद, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के दोनों पद अगर खाली है तो राज्यपाल विधानसभा के किसी भी सदस्य को नियुक्त कर सकता है। तीसरा है, महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करता है और राज्यपाल के पास विवेकाधिकार शक्तियां हैं। इसमें से कितने सही है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 1, 2, 3 या फिर सभी, कितने सही है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। राज्य में अगर द्विसदनीय व्यवस्था है, जो कि जैसे कि राज्य परिषद और विधान परिषद और विधानसभा, तो राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ये सही बात है, सही कथन है। दूसरा कथन है, विधानसभा के दोनों पद, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के दोनों पद अगर खाली है तो राज्यपाल विधानसभा के किसी भी सदस्य को नियुक्त कर सकता है। ये सही बात है। और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करता है। यह भी सही कथन है। राज्यपाल के पास विवेकाधिकार की शक्तियां होती है। सही बात है, विवेकाधिकार शक्तियां होती है। जब मंत्रिमंडल या राज्य मंत्रिमंडल अगर अस्त व्यस्त हो तो राज्यपाल की विवेकाधिकार जो है वो सर्वोपरि है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, ये जो पहला कथन है उसकी पूरी व्याख्या इसमें है और जो 2, 3, 4 इन पदों की व्याख्या है वो अगले प्रश्न में होगी। भारतीय संविधान के अनुसार यदि किसी राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त हो जाते हैं तो राज्यपाल विधानसभा के किसी भी सदस्य को अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन के लिए नियुक्त कर सकता है। और महाधिवक्ता, जिसे अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है, इसके बारे में संपूर्ण व्याख्या। अगला पैराग्राफ, राज्यपाल के विवेकाधिकार शक्तियां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिला स्तरीय निर्वाचन संपन्न कराने वाला अधिकारी कौन होता है? जिलायुक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी, राज्य निर्वाचन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट जिसे डीएम कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उपखंड अधिकारी या जिला कलेक्टर। कौन सा सही है? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, इनमें से कौन सा सही है? देखिए, जिला स्तर पर निर्वाचन संपन्न कराने वाला अधिकारी होता है, संपन्न कराने वाला अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, जिसके ऊपर सारी उत्तराधिकारी और जवाबदेहिता का पूरा जिम्मा होता है। और यह व्यवस्था जमाने के लिए जिला कलेक्टरेट, ये अन्य अधिकारी अपने अपने कार्य क्षेत्रों में काम करते हैं। व्यवस्था जमाना, और यह न्यायिक व्यवस्था से रिलेटेड है, जिला मजिस्ट्रेट। परंतु जो सारा जिम्मा है, जवाबदेहिता का जो परिचय देता है वो जिला निर्वाचन अधिकारी, जो कि केंद्र से निर्वाचित होता है। चलो इसके व्याख्या देखते हैं कुछ इस प्रकार। अगला क्वेश्चन, निर्वाचन के लिए कुछ और अधिकारी भी होते हैं, जैसे रिटर्न अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, मतदान अधिकारी जो होते हैं। इनके कार्य क्षेत्रों के बारे में अभी हम आगे कुछ और क्वेश्चन में डाले हैं, उनमें भी देखेंगे। अगला क्वेश्चन, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा राज्य सरकार द्वारा सुझाए गए पैनलों में से ही की जाती है। दूसरा कथन है, राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन नामावली को तैयार करने और संशोधित करने एवं सुधार करने हेतु पर्यवेक्षक का कार्य करता है। कौन करता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी। कौन सा कथन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? चलिए आंसर देखते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा राज्य सरकार द्वारा सुझाए हुए पैनलों में से ही की जाती है। सही बात है। राज्य सरकार में पक्ष विपक्ष के सभी नेता, न्यायिक व्यवस्था के और महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तित्व सुझाते हैं, जिसे निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन अधिकारी को नियुक्त करता है। यह सही कथन है। और
राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नामावली को तैयार करने, संशोधित करने एवं सुधार करने हेतु पर्यवेक्षक का कार्य करता है। ये भी कथन सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये पूरी व्याख्या स्क्रीन पर डाल दे रहा हूं, पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मुख्य निर्वाचन अधिकारी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सीईओ। पर्यवेक्षक का कार्य करता है निर्देशन का और नामावली सुधार, नामावली का संशोधन, नामावली का निर्माण और मतदाता अधिकारी और पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति निर्वाचन आयोग द्वारा हर चुनाव के समय राज्य सरकारों के सहयोग से की जाती है। दूसरा है, यह सिर्फ एक ही चुनाव क्षेत्र का दायित्व ग्रहण करता है। कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत? चलिए आंसर देखते हैं। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति निर्वाचन आयोग है, यहाँ पर छूट गया है, आयोग द्वारा हर चुनाव के समय राज्य सरकारों के सहयोग से की जाती है। यह सही कथन है। दूसरा कथन है, यह सिर्फ यह मतलब रिटर्निंग अधिकारी एक ही चुनाव क्षेत्र का दायित्व ग्रहण करता है। यह गलत कथन गलत है। यह एक से अधिक भी ग्रहण कर सकता है अगर व्यवस्थाओं में अव्यवस्था दिखाई दे तब। परंतु पारदर्शिता और व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए जो चुनाव अधिकारी है वह कई सारे अधिकारियों के कार्यभार हेतु, अर्थात अगर एक ही चुनाव क्षेत्र अगर एक अधिकारी के मध्य होगा तो वो कार्य में पारदर्शिता और सुलभता को सुनिश्चित करेगा। सुलभता अच्छी होगी, अर्थात कार्य संपन्न कराने में आसानी रहेगी। और यह इसलिए कथन दूसरा गलत है। ये इसकी व्याख्या। अगला क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 साल या 65 साल जो भी पहले होती है। चुनाव आयुक्त राज्यपाल से पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु आग्रह करता है। कौन सा सही है? पहला कथन सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? चलिए आंसर देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5-65 नहीं, ये 6-62 होता है, अर्थात 6 साल और 62 वर्ष की आयु तक होता है, अर्थात पहला गलत है। दूसरा है, चुनाव आयुक्त राज्यपाल से पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु आग्रह करता है। यह सही बात है, चुनाव आयुक्त राज्यपाल से आग्रह करता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अगला क्वेश्चन, धारा 17(1) अर्थात मनरेगा की जो धारा है, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना की धारा 17(1) में ग्राम सभा ग्राम पंचायत के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन का पर्यवेक्षक करेगी। कौन करेगी? ग्राम सभा। और 17(3) के अनुसार ग्राम पंचायत सभी सुसंगत दस्तावेज जिनके सामाजिक अंकेक्षण करने के प्रयोजन के लिए ग्राम सभा को उपलब्ध कराएगी। कौन सा कथन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? चलिए आंसर देखते हैं। धारा 17(1) में ग्राम सभा ग्राम पंचायत के अंतर्गत कार्यों का निष्पादन का पर्यवेक्षक करेगी, अर्थात परीक्षण करेगी, ग्राम सभा करेगी। यह सही कथन है। 17(3) में ग्राम पंचायत सभी सुसंगत दस्तावेज जिनके सामाजिक अंकेक्षण करने के प्रयोजन के लिए ग्राम सभा को उपलब्ध कराएगी। यह भी सही बात है, ग्राम सभा ही जिम्मेदार होगी इसके लिए। अर्थात कह सकते हैं कि यह शक्तियों का विभाजन की एक प्रक्रिया है, अर्थात भ्रष्टाचार को रोकने का कार्य किया गया है यहाँ पर। ये दोनों कथन सही है। इसकी पूर्णतः व्याख्या 17(1) में उल्लेख किया गया है कि वह किस अधिनियम या कानून का हिस्सा है, यह जानना बहुत जरूरी है। विभिन्न अधिनियमों में धारा 17(1) अलग अलग अर्थ रखती है। मान लीजिए कि पंचायती राज में इस धारा का उल्लेख कर रहे हैं तो इसका सामान्य अर्थ हो सकता है ग्राम सभा की भूमिका, ठीक है। पर्यवेक्षक का अर्थ ग्राम सभा की शक्तियां, धारा 1 का महत्व, और इसका महत्व क्या है? लोकतंत्र को मजबूत करना, अर्थात शक्तियों का विभाजन करना, भ्रष्टाचार को कम करना, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, विकास में जनता की भागीदारी, और ध्यान रखने योग्य कुछ बातें, विशिष्ट प्रावधान और अन्य प्रावधान अधिनियम दिए गए। अगला क्वेश्चन,
यह महात्मा गांधी रूरल ग्रामीण योजना 17 के मुताबिक ग्राम पंचायत को ग्राम सभा को सामाजिक अंकेक्षण के लिए जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने होते हैं। इस दस्तावेज में ये शामिल है मास्टर रोल, बिल, वाउचर, महापुस्तिकाएं, मंजूरी आदेश की कॉपी, अन्य संबंधित लेखा बहियां और कागजात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिमंडल तभी तक अस्तित्व में है जब तक बहुमत प्राप्त है। मंत्रिमंडल अर्थात जो मंत्रियों की जो समितियां होती है, जिससे लोकसभा स्पीकर द्वारा नियुक्त किया जाता है, इनका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। लोक जैसे कि उदाहरण के तौर पर विशेषाधिकार समिति है और लोकलेखा समिति है, इत्यादि समितियां इनमें शामिल है। लोक नीति निर्माण की सर्वोच्च संस्था संसद है। इसका कारण प्रधानमंत्री की सर्वोच्चता वाली समिति के सदस्यों का संसद के सदस्य ही होते हैं। सर्वोच्चता वाली समितियों के सदस्यों का संसद के सदस्य ही होते हैं, अर्थात उसके जो सदस्य होते हैं वो संसद से ही होते हैं। तीसरा कथन है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन विधानमंडल से होता है, अर्थात विधान परिषद और विधानसभा इन दोनों से राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन। कौन सा कथन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, या दो सही है, इनमें से तीन सही है, या एक सही है? चलिए आंसर देखते हैं। मंत्रिमंडल तभी तक अस्तित्व में है जब तक बहुमत प्राप्त है। यह सही कथन है। बहुमत वाली सरकार अर्थात जो पार्टी है जिसे बहुमत प्राप्त है वही समितियां बनाती है, अर्थात जिम्मेदार उन्हीं पर ही होती है। ये कथन सही है। लोक नीति निर्माण की सर्वोच्च संस्था संसद है। यह सही कथन है। नीति निर्माण की सर्वोच्च संस्था अर्थात बहुमत जो राजनीति है, अर्थात इसका कारण भी दिया हुआ है। प्रधानमंत्री की सर्वोच्चता वाली समितियों के सदस्यों का संसद के सदस्य होना, ये इसका कारण है। इसकी बजाय होना लिख सकते हैं। अगर हिंदी समझने में थोड़ी सी समस्या है तो कुछ होना यहां लिख सकते हैं। यह कथन भी सही है। तो तीसरा कथन है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन विधानमंडल से होता है, अर्थात जो निर्वाचित सरकारी गैर सरकारी जो सदस्य है उसका अर्थात ले सकते हैं यहां से, अर्थात तीनों सही है इनमें से। चलिए इनकी व्याख्या देखते हैं। विश्वास मत शासन चलाने की वैधता लोकतंत्र का आधार क्या होता है जब सरकार बहुमत खो देती है? पूरी व्याख्या दी गई है इनके अर्थात अनुसार। भारत में मत देने का अधिकार है मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार या वैधानिक अधिकार? देखिए, मौलिक अधिकार तो नहीं है, संवैधानिक भी नहीं है, और तीसरा है प्राकृतिक अधिकार या वैधानिक अधिकार। चलिए इसका आंसर देखते हैं कौन सा सही है ए बी सी डी में से। इसका आंसर डी आंसर सही है। ये वैधानिक अधिकार है। ये संविधान में ये क्वेश्चन आईक्यू लेवल वाला है। आईक्यू से ही इसे संपन्न किया जा सकता है। संवैधानिक अधिकार नहीं है, ना प्राकृतिक अधिकार तो क्या हो ही नहीं सकता, मौलिक अधिकार भी नहीं है, ये वैधानिक अधिकार है, विधि द्वारा प्राप्त। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर डाल दे रहा हूं, पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा समय की कमी होने की वजह से व्याख्या नहीं पढ़ पाएंगे, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह बांटना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, या चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न करना? चुनाव आयोग से नहीं है। कौन सा सही है? ए बी सी डी? देखिए, चुनाव की वैधता का निपटारा करना यह न्यायिक प्रणाली में आता है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय इसको स्थापित करता है, अर्थात जांच समितियां और इनकी जांच वगैरह करती है, तभी सर्वोच्च न्यायालय ही इसका फाइनल निर्णय देता है। यह अर्थात इसका सी आंसर सही है, इसकी पूर्णतः व्याख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन निम्न में के अंतर्गत आते हैं? सार्वजनिक खर्च का परीक्षण, सार्वजनिक राजस्व, वित्तीय प्रशासन, या व्यवसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन हेतु? कौन सा सही है? ए बी सी डी?
चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसमें व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन हेतु यह आंसर इसका सही है। यह लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन निम्न के अंतर्गत आते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। लोक वित्त सरकार के क्रियाकलापों का अध्ययन निम्न के अंतर्गत आते हैं: राजस्व, व्यय, ऋण, बजट, वित्तीय नीति, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन, राज्य वित्त और स्थानीय स्वशासन की वित्त और सामाजिक कल्याण, आर्थिक विकास, कुशल संसाधन आवंटन, जनता का कल्याण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोक वित्त का अध्ययन करने वाले कुछ प्रमुख विषय हैं, जैसे कि सरकारी बजट और लेखा, कर प्रशासन, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय संस्थान, वित्तीय नीति और मौद्रिक नीति। लोक वित्त का अध्ययन करने के लिए कौन से उपयोगी होते हैं? अर्थशास्त्र, वाणिज्य, गणित, सांख्यिकी। ये आपको प्री और मेंस दोनों के लिए तैयार करेगी और आपका जो बेस है, आधार है, वो काफी मजबूत बनाएगा ये व्याख्या। अगला क्वेश्चन, भारत का न्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? विधि मंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा का अध्यक्ष और प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति द्वारा इसका सही आंसर है और यह संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति न्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ 11 क्वेश्चन ही कैसे हो रहे हैं, क्योंकि इसकी व्याख्या में जो आधार आपका तैयार होगा उसमें कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें जो 11 क्वेश्चन है इसमें से 100 क्वेश्चन तक बन सकते हैं। इससे आपका आधार तैयार होगा और